नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। आज का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए खास है क्योंकि सबसे बड़ा विपक्षी दल का 2 दिवसीय अधिवेशन का आगाज हुआ। तो अब राज्य स्तर पर तो अब देखिए चुनाव हो गया। अब बात है कल आने वाला दिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा चुनाव। हालांकि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता महज पूरी करनी है। लेकिन कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है और इस बीच कुछ जो बातें जो निकल करके आई हैं, खास बिंदु कि नए कार्यकर्ताओं को जो जोश से भरे हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं, पार्टी में एक एक्टिव मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें मौका मिलेगा। और चुनौतियों की अगर बात करें तो 2024 अब आगामी जो चुनाव है लोकसभा का, वो सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन उससे भी पहले बड़ी चुनौती है अब समाजवादी पार्टी के सामने निकाय चुनाव को लेकर। इन तमाम सारी चुनौतियों के बीच अब किस तरीके का रोड मैप, एक लेआउट तैयार होता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आज अधिवेशन को लेकर के कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही, वो जरा सुनवाना चाहेंगे। लड़ाई बड़ी है, हमारा कोई ऐसा सपना नहीं है कि हम उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन हम समाजवादियों का यह सपना जरूर है कि जो समाज में बांटने वाली ताकतें हैं, उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम हम लोग मिल करके करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे पुणे समाजवादी पार्टी की प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और अपने सारे डेलीगेट्स का और समाजवादी पार्टी के सभी माननीय नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और समाजवादी सोच के लोगों का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो सपा की क्या तैयारियां हैं 2024 के संग्राम को लेकर? नरेश उत्तम को अब प्रदेश की जिम्मेदारी मिल गई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी लेकर लगभग जो पिक्चर है या यूं कहें कि तस्वीर लगभग क्लियर है। तो अधिवेशन के जरिए 2024 की तैयारियां, जब बात 2024 की आ रही है, तैयारियों को लेकर के क्या रोड मैप है, क्या प्लान है, क्या चुनौतियां हैं, आज ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। बिना कुछ देर किए हुए जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी भी हैं। सबसे पहले उनसे बहुत चीजों को जानेंगे, समझेंगे। स्वागत करना चाहूंगा रजा रिजवी साहब। और साथ ही साथ मनीष सिंह जी हैं, सपा प्रवक्ता। मनीष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और अवनीश त्यागी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अवनीश जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा प्रियंका गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन पहले हम तीनों का एक बार मेहमानों का स्वागत करते हैं और सबसे पहले मनीष जी के पास आ रहे हैं। मनीष जी, पन्ने पलट रहे हैं, आप जानकारी लगातार हासिल कर रहे हैं, अधिवेशन की तैयारियों में काफी पहले से व्यस्त थे। हमने तो खास मोटे तौर पर बता दिया 2024 को लेकर के अब एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, एक निकाय चुनाव को लेकर के क्या तैयारी। आप जरा बताइए कि क्या आज पहला दिन में क्या क्या खास रहा? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत विधानसभा का चुनाव हारने के बाद से हम लोग लगातार इस बात पर काम कर रहे थे कि कैसे हम एक कार्यकर्ताओं के अंदर, जो हमें बहुत उम्मीद थी, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ महान जनता को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की छल प्रपंच और धोखे की राजनीति ने हमको 5 लाख मतों से पीछे कर दिया। 125 हम विधायक जीत करके जरूर आए, लेकिन सरकार बनाने में हम पीछे रह गए। उसी का नतीजा था कि हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मिलकर के, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के जितने भी संगठन के महत्वपूर्ण लोग थे, सब लोग इस बात पर काम कर रहे
रहे थे कि कैसे हम कार्यकर्ताओं के अंदर एक नए ऊर्जा का संचार करें और कैसे हम एक नए संगठन का निर्माण करें, कैसे हम उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को एक नए मनोबल के साथ उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के लिए, जो सत्ता का परिवर्तन है, देश में राजनीतिक जो परिस्थिति बनी है उसमें जहां पर जनता एक तरफ से बहुत परेशान है, जनता के सामने बहुत तरह की चुनौतियां हैं, यहां तक कि राजनीतिक दलों के सामने भी बहुत तरह की चुनौतियां हैं। हमको देश को बचाना है, देश की राजनीति, देश की संस्कृति, देश की सभ्यता को बचाना है। हिंदू मुसलमान की जो एक मजहबी एकता होती थी, उस एकता को भारतीय जनता पार्टी ने जो तोड़ने का काम किया है, सिख और ईसाई के बीच में जो दूरी पैदा करने की कोशिश की है, जातियों के बीच में अगड़ों को पिछड़ों से पिछड़ों को, दलितों से दलितों को मुसलमानों से जो एक विभेद भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करने की कोशिश किया है, उस पर आज का जो हमारा अधिवेशन था, जो हमारा सम्मेलन था, आज हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की जो नियुक्ति हुई है, हमारे जो तमाम महान हमारे पार्टी के जो डेलीगेट्स लोगों ने जो हमारे नरेश उत्तम पटेल जी को जो समर्थन देकर के उनको जो प्रदेश अध्यक्ष हमारी पार्टी ने बनाया है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत ढेर सारा स्नेह, प्यार और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है। इस परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी, इस हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा, उसके बाद जब हम नए संगठन के साथ आएंगे तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी एक बहुत मजबूत ताकत के साथ लोगों को दिखाई देगी। चलिए, एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर करके आएगी और किस तरीके से संगठन को मजबूत और युवा चेहरों को तरजीह दी जा रही है और बड़े बुजुर्गों का कहीं ना कहीं उनका अनुभव लिया जा रहा है। मैं अवनीश जी के पास आ रहा हूं। अवनीश जी, एक बड़ी चुनौती, लगातार पूरी तरीके से फोकस जो है वो सारा का सारा जो अधिवेशन है वो बीजेपी के इर्द गिर्द है, जो ताना बाना जो बुना गया है। आलोक जी, मनीष जी बड़े उत्साही कार्यकर्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं, परंतु समाजवादी पार्टी का जो नारा था, नई सपा नई हवा, वो मुझे ऐसा लगे नारा हवा हो गया। वही सपा और वही पदाधिकारी, जस की तस स्थिति। मनीष जी जैसा नया युवक आता प्रदेश अध्यक्ष पद पे तो जरा बदलाव भी दिखता, और वही पुरानी चीजें, वही पुरानी बातें, यानी नई पुरानी बोतल, नई बोतल और पुरानी शराब जैसी कहानी का ये कहानी कह रही है आज का। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को तो ये कोई चुनौती दे नहीं पाएंगे। आपने नया नारा लगता मुझे सुना नहीं, टूट गई विकास की डोर, लौट चलो अखिलेश की ओर। अब ये नए नारे भी गूंज रहे हैं अवनीश जी, नई हवा नई सपा के साथ साथ, टूट गई विकास की डोर, लौट चलो अखिलेश की ओर, इसकी गूंज सुनाई दे रही है जी। देखिए आलोक जी, ये नारे जो लगा रहे हैं, ये नारे केवल ट्विटर पर और सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, जनता के बीच ये नारे नहीं दिख रहे। जनता के बीच दिख रहे होते तो 2022 में अभी जो 6 महीने पहले जो चुनाव हुआ है, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को ये अभूतपूर्व प्यार न दिए। 37 साल बाद कोई सरकार दोबारा लौटी है, वो अपने काम पे लौटी है, विकास कार्यों पे लौटी है, कानून व्यवस्था पे लौटी है, नीतियों पे लौटी है, मजबूत नेतृत्व पे लौटी है और जनता से सरोकारों से लौटी है। और परिवारवादी, जिहादी और माफिया को संरक्षण देने वाले लोगों को भारतीय जनता प्रदेश की जनता ने नकारा है। ये जो चीजें हुई हैं, ये बदलाव की, प्रदेश की जनता एक नई राजनीति का मजा चख चुकी है और नई राजनीति का मजा उसको समझ में आने लगा है। और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से जो जिस तरह से आशीर्वाद दे रही है, निश्चित रूप से जानिए कि 2024 में जो हमने 80 का टारगेट रखा है वो 100% पूरा करेंगे। लेकिन आज की भीड़ को देखते हुए और नए नए विजन को देखते हुए 80 के 80 अचीव करना थोड़ा सा चुनौती तो है ही, एक टफ टास्क जरूर कहा जा सकता है। टफ टास्क को कैसे अचीव किया जा सकता है, इस पर भी मैं बात करूंगा। अवनीश जी, हम कुछ और भी मेहमानों का वर्जन ले लें। हमारे साथ प्रियंका जी भी जुड़ गई हैं। प्रियंका जी कांग्रेस की प्रवक्ता है। प्रियंका जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है अवनीश जी आप अपनी बात रखना चाह रहे थे। जी अवनीश जी, आप अपनी बात रखिए पहले। जी नहीं, मैं जो कह रहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच रहती है, जनता के मन को पढ़ती है, तो इसलिए जनता के बीच 24 घंटे रहने वाला कार्यकर्ता और नेता, उसको चुनौती से फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी अपने अंतर्द्वंदों को संभले, अपने भीतर के कलह को संभले और लगातार हार का जो चौका समाजवादी पार्टी को लगा है, उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रही है केवल समाजवादी पार्टी। जी चलिए, हार के सदमे से निकलने के लिए शायद करें, लेकिन अगर हम हार को बात करें तो फिलहाल अगर हम चुनावी मंथन करें
तो सीटों की कहीं ना कहीं लगातार जो बढ़त हुई थी, प्रतिशत बढ़ा था, भले ही हार जीत की फैसले की हम बात नहीं कर रहे। मैं एक बार आऊंगा, मैं वर्जन लूंगा, मैं एक बार वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी के पास आ रहा हूं। रिजवी जी, आपने भी देखा कि समाजवादी पार्टी का यह अधिवेशन आज पहला ही दिन था, लेकिन जो जोश, जो उत्साह नजर आया, जिन युवाओं को तरजीह दी जा रही है, जिन बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जा रहा है और एक नई ऊर्जा का संचार साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप इन परिस्थितियों में, इन हालातों में कहां पर देखते हैं समाजवादी पार्टी आज कहां पर खड़ी? और कई अधिवेशन इनके हुए, चाहे आगरा में हुआ, चाहे भोपाल में हुआ, लेकिन जो आज का अधिवेशन है ये बिल्कुल अलग अधिवेशन है। कारण इसका है कि इसमें वो लोग नहीं हैं जो समाजवादी पार्टी के मूल जो है जड़ के लोग थे। जैसे बेनी प्रसाद जी दुनिया में नहीं रहे, बिल्कुल, मोहन सिंह जी दुनिया में नहीं रहे, जनेश्वर मिश्रा जी दुनिया में नहीं, शुरुआती दौर के लोग, शुरुआती दौर के लोग, तो वो इसमें नहीं, जाहिर सी बात है दुनिया में नहीं है तो कहाँ रहेंगे, नहीं दिखे। लेकिन ये अब अगर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी में अब अखिलेश का दौर है। बिल्कुल, मुलायम सिंह बुजुर्ग हो चुके हैं, जाहिर सी बात है, सब जानता है, पूरा देश जानते हैं, भाई हम ही लोग बूढ़े होना है एक दिन। तो अब ये समाजवादी पूरी जो है अखिलेश है। और आज जो भीड़ दिखी, और हमें तो कुछ अनुशासन भी लगा कि जैसे अनुशासित कार्यकर्ता थे, लेकिन विपक्ष उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी एक मजबूत स्थिति में है। अब उस मजबूत स्थिति के लिए समाजवादी पार्टी के पास कौन से ऐसी चालें हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर दे। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि साहब 14 सीट हम हारे हैं, 14 एमपी हमारे पास नहीं है, तो पूरा 80 का 80 एमपी मेरे पास होते। अब वही 14 जो हारने वाली सीट है उस पर इनके मंत्री जा रहे हैं, इस पर इनके बड़े बड़े पदाधिकारी जा रहे हैं, और जो जीती हुई सीट है उस पर 3-3, 4-4 राउंड काम कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी अपने अब जो है वो क्या कहते हैं, सदस्यता अभियान चला रही थी। अभी सदस्यता अभियान, अभी हमने मनीष जी से वैसे पूछा तो उन्होंने कहा सदस्यता अभियान मेरा चल रहा है, और कई लाख, 5 लाख तो हमारे सक्रिय सदस्य हो गए हैं, उससे ज्यादा भी सदस्य एक सक्रिय सदस्य पर जो है कम से कम जो है वो 50, 60 या 100 कितने होते हैं। तो उस तरीके से भारी संख्या में हमारे सदस्य बन चुके हैं। मकसद है जिस पार्टी से आपको उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव 2024 का लड़ना है, बिल्कुल, देखिए, और जो पार्टियां हैं जी, वो शैया पर हैं। उनका राष्ट्रीय अधिवेशन क्या कहिए, कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं दिखता। वो जो है वो मोबाइल के ऊपर अपना, और उसके ऊपर जो है सोशल मीडिया पे रहना, और क्या कहते हैं ट्विटर पर रहना। जी, ये ट्विटर कौन वोटर देखता है भाई? जो मूल वोटर है, आप बताइए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ट्विटर देखता है वो? जी, बहन मायावती जी ट्विटर पर मैं बोल देती है। ट्विटर तो हमारे ऐसे पढ़े लिखे लोग, आपके ऐसे एंकर ट्विटर देख लेते हैं। गांव देहात में ट्विटर कोई नहीं देखता है। बिल्कुल, जनता उसी को वोट देती है जो जनता का एक जन सेवक के रूप में आता है, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है। जनता जब चाहे जिसे सत्ता के सिंहासन पर बैठा सकती है, और वही जनता सत्ता के सिंहासन से उतारने का मादा भी रखती है। एक बार मैं मनीष जी के पास आ रहा हूँ। मनीष जी, आपने उपलब्धियों को लेकर के, अधिवेशन को लेकर के बताया। मुझे आज कुछ, जब मैं ये सवाल करने आ रहा था जब डिबेट के लिए, तो मुझसे एक मेरे मित्र मिले, मुझे कहा कि सपा के प्रवक्ता जो भी आए उनसे आप पूछिएगा सवाल कि नया इसमें क्या था। नया तो आज कुछ ऐसा था नहीं, वही अध्यक्ष, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही बीजेपी को साधना, वही बेरोजगारी का मुद्दा, वही 2024 का मुद्दा। नया क्या क्या था, जरा बता दीजिए, जो वक्त तमाम सारे दर्शक देख रहे होंगे। आलोक जी, हाँ, बात राजनीति में नए और पुराने दौर की नहीं है। हाँ, हम जिस परिस्थिति में राजनीति कर रहे हैं, अभी रजा साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात की तरफ इशारा किया कि समाजवादी पार्टी ही मजबूत विपक्ष की पार्टी है, इसलिए रजा साहब की कोई हमारे प्रति सहानुभूति नहीं है। ये तो रजा साहब ने भी कहा और राजा ने भी कहा। नहीं, राजा और रजा नहीं, राजा और रजा, लेकिन रजा साहब एक निष्पक्ष पत्रकार है और बहुत इनका आदर है, बहुत मान सम्मान है। चूंकि पत्रकारिता के आधार पर जो इन्होंने समाज में और राजनीति में देखा है, और आज के दौर में भी जो ये मूल्यांकित करते हैं उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को, उसमें कहीं ना कहीं हर निष्पक्ष व्यक्ति को यह महसूस होगा कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मुखर होकर के उसकी राजनीति का विरोध करता है। एक बात। दूसरी बात, राजा जी, मैं जो जिस विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वो बहुत गंभीर बात है। जब हमारा सदस्यता अभियान शुरू हुआ
तो बहुत सारे कयास, बहुत राजनीतिक पंडित जो हैं उन लोगों ने बहुत तरह का कि समाजवादी पार्टी का कोई सदस्य नहीं बनेगा, समाजवादी पार्टी का कोई सदस्यता नहीं लेगा। और जिस तरह से हम चुनाव में कम वोटों से हारे, उसके बाद एक कार्यकर्ताओं के अंदर एक मनोबल टूटा। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बड़ी बैठक बुलाई और उसमें उन्होंने कहा कि अब हम सदस्यता अभियान के माध्यम से उन कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे जो कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करते हैं। और सौभाग्य देखिए हमारा, हम तो बहुत आभारी हैं। हमारा अधिवेशन तो हमारे लिए एक मेला के समान है। एक हमारे जब कोई भी हमारी त्योहार की तिथि होती है तो हम बहुत आनंदित रहते हैं। उसी तरह से एक राजनीतिक पार्टी का जब अधिवेशन होता है, सम्मेलन होता है, तो हर कार्यकर्ता बहुत खुश होकर के जाता है। मैं जिस तरफ आपको लेकर के जाना चाहता हूं उसको समझने की जरूरत है। जहां पर अन्याय अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां पर डराने के लिए बुलडोजर भेजा जा रहा है, ये बहुत दम भर के भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम इतने विधायक जीत करके आए। उन्हीं विधायकों के क्षेत्र में आज भी समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के विधानसभा स्तर तक और विधानसभा स्तर से लेकर के जिले स्तर तक ना तो योगी से डरता है, ना तो इनकी हुकूमत से डरता है। और आज भी समाजवादी पार्टी का अभी रजा साहब ने बताया कि 5 लाख से ऊपर जो हमारे सक्रिय सदस्य बने और उनके नीचे एक सक्रिय सदस्य, हमारा 50 जो प्रारंभिक सदस्य बनते हैं उसमें एक सक्रिय सदस्य बनता है। तो आप समझिए कि हमारे पास 5 लाख सक्रिय सदस्य हैं और 25 लाख हमारे पास प्रारंभिक सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी जो डराने की राजनीति करती है, जितना भारतीय जनता पार्टी डराने की राजनीति करेगी, जितना भारतीय जनता पार्टी डराने की कोशिश करेगी, हम लोग वह लोग हैं जो अंग्रेजों से कभी नहीं डरे। हमारे पूर्वज, हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। हम लोगों ने एक समय लोकतंत्र पर बहुत खतरा मंडराया था। जब कांग्रेस की हुकूमत थी तभी समाजवादियों ने आगे बढ़ करके जयप्रकाश जी के नेतृत्व में देश में लोकतंत्र की रक्षा किया था। और आज के समय में भी मोदी और योगी से समाजवादी लोग नहीं डरते। हम ना तो मोदी से डरते हैं, ना तो योगी से डरते हैं। हम समाजवादी लोग स्वागत करना चाहूंगा। अधिवेशन को लेकर के आज बात चल रही है। देखिए, बीजेपी ने भी अपना हैदराबाद में अधिवेशन कर लिया और समाजवादी पार्टी ने भी। फिलहाल कांग्रेस अपने आप को कहां पे पा रही जानने की कोशिश करेंगे प्रियंका जी। चाहूंगी जैसा कि अभी यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे उन्होंने कहा कि इस समय ट्विटर की राजनीति नहीं चल रही। आपको जनमानस के बीच में जाना पड़ेगा और उनकी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी में अपनी क्या समस्या है उससे कोई मतलब नहीं है। जनता की समस्याएं कौन लेकर आता है, कौन उसको मुखर होकर बोल पाता है, कौन इस जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसकी कमियों को निकाल कर बाहर लाता है, ये सारी चीजें मुद्दा है। तो इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कि श्री राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, उस यात्रा का मकसद यही है कि जो असमानताएं फैली हुई है इस देश में, जो जाति धर्म को लेकर है, जो आर्थिक असमानताएं लेकर है, जो लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, बेरोजगारी की जो स्थिति बनी हुई है, महंगाई की जो स्थिति बनी हुई है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए ही यात्रा का शुभारंभ किया गया। और इसका मकसद ये है कि जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सामने लाया जाए ताकि सरकार की आंखें खोली जा सके। लेकिन जिस आपने प्रियंका जी कहा कि सरकार की आंखें खोलने के लिए, पर जिस भारत जोड़ो यात्रा का जो आगाज किया है, फोकस उसका कहां पर है? केरल में 18 दिन, उत्तर प्रदेश में 2 दिन का ये है रोड मैप और साउथ पे ज्यादा फोकस है, उधर यूपी में सिर्फ 2 दिन। क्योंकि इस यात्रा का जो सीधा रूट बनाया गया है वो ये है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, और ये इस यात्रा का अंत नहीं है। इस यात्रा के बाद और भी यात्राएं प्लान होंगी और वो पूरे देश को कवर करेंगी। तो मैं समझती हूँ कि मुद्दे हाईलाइट हो रहे हैं जनता के, जो महंगाई, बेरोजगारी चरम पे, महिलाओं की जो स्थिति आप देख लीजिए उत्तराखंड में क्या चल रहा है, उस बच्चे अंकिता के साथ क्या किया गया जो इनके ही नेताओं ने किया, और उसके बाद उसके साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश किए गए। तो ये इस सरकार की स्थिति, सरकार के जो वर्तमान मंत्री बैठे हुए हैं उनके बेटे पर किसानों की हत्या, जो जीप चढ़ाकर हत्या का आरोप है, और उसके बावजूद भी वो भी अपने पद पर बने हुए हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है। आप देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस किस तरह से 400 गुनी बढ़ा रखी है, वहाँ छात्र जो है समाधि लेने के लिए तैयार है, और इस जनता की समस्या से कोई सरोकार ही नहीं। देखिए ये वही सरकार है जो 2013 से पहले डॉलर को लेकर बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। डॉलर के मुकाबले पैसा गिरता है, रुपया गिरता है तो उस देश की प्रतिष्ठा गिरती है। आज इस देश की प्रतिष्ठा और मान सम्मान से इनका कोई सरोकार ही नहीं। आप बताइए कि इस देश की आजादी से लेकर 70 साल तक कहते हैं कि कांग्रेस ने राज किया, तो कांग्रेस ने जिस सिलेंडर का प्राइस था वो 415 ही कर पाई, पर इन्होंने 8 साल में आकर उस सिलेंडर के प्राइस को जो 415 का था उसको आज 1100 रुपए में बेच रहे हैं, 1150 रुपए में बेच रहे हैं।
तो ये दिया है इन्होंने देश को, सिर्फ धोखा, सिर्फ झूठ, उसके अलावा कुछ नहीं दिया इस देश को। और इस देश की जनता पूरी तरह से समझती है। आज इस जनता का विश्वास है कांग्रेस पर, राहुल गांधी जी पर, क्योंकि इस देश को जो विकास की जो धुरी पर लेकर आए, विकास का जो कहते हैं एक सही मतलब समझाया। चलिए, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। रिजवी साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए। जब मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा हूं, मैं हर वो अपडेट दिखाता हूं कि राहुल गांधी जाते हैं, किससे मिलते हैं, वहां पर जाकर के किस तरीके से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन जब हम शेड्यूलिंग की बात करते हैं, खास करके अगर केरल की बात करें 18 दिन और उत्तर प्रदेश सिर्फ 2 दिन, 120 सीटें यूपी और बिहार को मिलाकर के यह आंकड़ा कैसे अचीव की जाएंगी? एक तरफ कड़ा मुकाबला 80 का 80 लेकर के बात की जा रही, बीजेपी लगातार कह रही है, सपा मुख्य विपक्षी दल के तौर पर किस तरीके से तैयारियां कर रही है और केरल पे ज्यादा फोकस है। देखिए, इस बात से आप ये आशा लगा सकते हैं आलोक राजा जी कि कांग्रेस ने ये महसूस कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में हम वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जो और जैसे केरल वगैरह में और स्टेट में वो कर पाएंगे, या मान लीजिए कि राजस्थान में कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर 2 दिन उन्होंने दिया है, हमारी लायक वो हमारी कांग्रेस की प्रियंका जी कह रही थी, वो बता भी रही थी कि अभी और जो है वो जोड़ो यात्रा होगी और यात्राएं और चलेंगी। यात्राएं कोई ऐसा नहीं कि यात्रा खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर इसी यात्रा को आप देख लें आलोक जी, तो 2 दिन देने का मकसद क्या है? इसलिए 2 दिन का देने का मकसद है कि हमें लगता है कि जब अभी 2022 में जब एमएलए के चुनाव हुए थे, तो उसमें प्रियंका जी आपने देखा था कि बिल्कुल जमीनी हकीकत पे बिल्कुल हर जगह जाना, हर जगह मिलना और उनसे मिलना, गले लगाना, मिलना, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, स्लोगन भी दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? उसका हश्र हुआ, मोना जी तो वैसे जीतती थी, एक विधायक और जीत के आए। बिल्कुल, आप समझिए ये हश्र हुआ। तो हमें लगता है कांग्रेस ये समझ चुकी है कि यहाँ जो है हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये जो कांग्रेस समझ चुकी है, तो हमें लगता है आम जनता भी समझ चुकी होगी जी। चलिए, कितना समझ ही है, समझ के भी ना समझ जी है ये हम जानेंगे प्रियंका जी से। लेकिन उससे पहले मैं अवनीश जी के पास आऊंगा। और अवनीश जी, लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से, फिर वो बुलडोजर भी आ रहा है, फिर वो महंगाई भी आ रही है, फिर वो कानून व्यवस्था भी आ रही है, फिर वो तमाम सारे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं। आलोक जी, देखिए, कांग्रेस की जो हमारी बहन कह रही है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। कांग्रेस मान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं, जैसा मेरा रिजवी भाई साहब ने बताया कि 2 दिन दिए हैं, कुल आपने भी बताया 2 दिन दिए हैं। तो कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश कर चुकी है प्रदेश की जनता। 1 सांसद है, 2 विधायक हैं, विधान परिषद में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आज़ादी के बाद ये पहला मौका है, विधान परिषद कांग्रेस शून्य है और ये जनता के बीच में भी शून्य है। कैंडिडेट इन्हें मिल नहीं पा रहे हैं, तो कांग्रेस तो क्या चुनौती देगी? कांग्रेस तो अपनी चुनौतियों में अपने आप खड़ी है। कांग्रेस तो अपनी चुनौतियों से अपने आप ज़्यादा बेहतर रहेगा। कांग्रेस 1996 के बाद से कांग्रेस तमाम प्रयोग कर चुकी है प्रदेश में वापसी के, पर वो सारे प्रयोग फेल हो चुके हैं। तो कांग्रेस ने अपना यहाँ से विदा करके उत्तर प्रदेश से विदा लेने का ज्यादा फैसला कर लिया होगा। राहुल गांधी अमेठी छोड़ चुके हैं, इस बार सोनिया जी रायबरेली छोड़ देंगी, तो अच्छा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो चुनौती है वो अपना, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती है अपना पिछला प्रदर्शन और बेहतर करने की। चुनौती है हमें 80 सीटें जीतने की, और उससे हमने काम शुरू कर दिया है। जो सीटें हम हारे थे उन पे काम करा है हमने, और काम करने का नतीजा आलोक ये रहा कि उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर में जो उपचुनाव हुए हैं, हमने जीत हासिल की है। हमने समाजवादी के गढ़ से सीटें जीतने का काम किया है, और ये जीत का सिलसिला 2024 में भी जारी रहेगा। और 2024 में हम जो 80 सीटें जीतने का लक्ष्य वो पूरा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस आउट है, समाजवादी पार्टी अपने अंतर्द्वंद में पड़ी है। समाजवादी पार्टी के पास गठबंधन के जितने सहयोगी थे वो भाग चुके हैं। परिवार की कलह आज परिवार के लोग नहीं पहुंचे पूरे वहां, और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच रहेगी। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, जनता के बीच रहकर ही जनता को धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी जनता ने आपको विश्वास दिया और आपने क्या किया? प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की तिगड़ी बनाएंगे और तीसरी बार शानदार तरीके से प्रधानमंत्री बनेंगे।
चलिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसका सपना, लेकिन बात यह है कि जनता के बीच इन हालातों में कौन किन मुद्दों को लेकर के जा रहा है। तो यहां पर हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं और एक मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन मैं ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल छोड़ जा रहा हूं जिसका जवाब मैं जब वापस आऊंगा तो सबसे पहले मनीष जी से लूंगा। वो सवाल को मैं टीज कर रहा हूं कि आज अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी से सबसे बड़ी जो चुनौती है वो समाजवादी पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो उनके चाचा ही है शिवपाल, और शिवपाल यादव इसलिए क्योंकि वो यदुवंशी समाज को लेकर के किस तरीके से अलग राह पर पड़े। तो अगर घर में सबसे पहले बड़ी चुनौती अगर संभाल लेंगे तो फिर बीजेपी तो अगली चुनौती होगी। इसका जवाब मैं लूंगा ब्रेक के बाद।